नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं आपके साथ शबनम और मेरे सहयोगी अभिषेक कुंडीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि मैं मोदी से आग्रह करूंगा कि मुझे इन जिम्मेदारियों से छुटकारा दिलाया जाए ताकि मैं आगे के चुनाव में व्यस्त हो सकूं और जो हार अभी इस वक्त बीजेपी की महाराष्ट्र में हुई है उस पर मंथन किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अभिषेक, ये माना जाए कि अब बीजेपी के नेताओं ने हार स्वीकारना शुरू कर दिया है, अपनी कमियों को स्वीकारना शुरू कर दिया है और ये इस्तीफों की झड़ी की शुरुआत हो गई है। देखिए, हार तो स्वीकार बीजेपी अक्सर से करती है और हारती जहां है उसके बाद वहां मंथन भी करती है और फिर वो वहां बैकअप भी तैयार करती है, कार्डर को और मजबूत करती है और वहां पर जमीन पर जाकर काम भी करती है। लेकिन फडणवीस ने इस्तीफे की जो पेशकश की है उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस एक डिप्टी सीएम है, उसके अलावा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फडणवीस ने ही क्यों इस्तीफे की पेशकश की? फडणवीस ने ही क्यों हार की जिम्मेदारी ली? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो फडणवीस से पहले हार की जिम्मेदारी लेते? सबसे बड़ी बात तो अभिषेक ये है ना कि फडणवीस को एक ऐसा चेहरा महाराष्ट्र में माना जाता है, बीजेपी के एक तो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वही हैं। और दूसरी बात ये है कि जब महाविकास आघाड़ी टूटी थी और सरकार उन्हें दोबारा बनाने के लिए, तो फडणवीस का उसमें रोल सबसे अहम माना जाता है। कहा जाता है कि शिंदे को इधर लाने के लिए फडणवीस ने बहुत मेहनत की थी और जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उनका एकदम इस्तीफा देना तो वाकई ये सवालों के घेरे में इस वक्त आ चुका है। यहां समझने की कोशिश करिए कि शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे आए, एनसीपी टूटकर अजीत पवार आए, लेकिन बीजेपी के महाराष्ट्र में जो असली नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। उन्होंने ही बीजेपी के लिए जमीन पर काम किया है, मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र को एक अलग पहचान दिलाई है, विकास के अलग काम किए हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस वक्त एकनाथ शिंदे आते हैं तो उन्हें एकनाथ शिंदे का डिप्टी बना दिया जाता है और उसके बावजूद देखिए ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो एक राज्य में कम सीटें आने की वजह से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति भवन जाते हैं और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप देते हैं। उसके तुरंत बाद देखिए, तुरंत बाद इस्तीफा दिया जाता है, फडणवीस पेशकश करते हैं। तो सवाल यहां यह भी उठता है बड़ा कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने खुद से अपने इस्तीफे की मांग जो है पेशकश की है या फिर देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगा गया? हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि वो कहीं भागने वाले नहीं हैं और वो पार्टी में रहकर ही काम करेंगे, लेकिन वो विधानसभा चुनावों की तैयारियां करेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी में कमी कहां रह गई, संगठन में कहां कमी रह गई और कहां किन चीजों को मजबूत किया जाए, जनता को कैसे फिर से जोड़ा जाए, जो वोटर नाराज हुए हैं उन्हें कैसे मनाया जाए। तो इसी के साथ फडणवीस का आपको बयान भी सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो ये भी सुन लीजिए। इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे और साथ साथ महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। तो इस वक्त दिल्ली में काफी हलचल मची हुई है। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, दोबारा सरकार बनाने की पेशकश शुरू हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी हलचल देखने के लिए मिल रही है। एनसीपी के शरद पवार दिल्ली आ गए हैं। इंडिया गठबंधन भी लगातार गठजोड़ में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इंडिया एनडीए के दल वहां से रूठे, उन्हें मनाने की कोशिश की जाए और इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिश करे। हालांकि ऐसी अभी हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभिषेक, ये अभी पहला इस्तीफा है, क्या इसके बाद और इस्तीफे की खबर सुनने के लिए बीजेपी मिल सकती है? देखिए, अगर ये इस्तीफा मांगा गया है, अगर ये इस्तीफा खुद से दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि और इस्तीफे आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में बहुत ज्यादा नुकसान है। वहां से खबरें आई थी कि भजनलाल
जो नए मुख्यमंत्री अभी बने थे उन्हें हटाया जा सकता है, और उसके बाद नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो फिर अगर इस्तीफा मांगा गया है, और फडणवीस एक बहुत शांत नेता है, अगर ये एक पूरा चक्रव्यूह बुना गया है योगी आदित्यनाथ के लिए, पहले महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए हो सकता है हरियाणा जाए, और हरियाणा से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश आए। लेकिन अगर बीजेपी की वाकई में ऐसी कोई प्लानिंग है तो उसके बाद जो नतीजे होंगे वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और जो फिलहाल सरकार बनाने में 33 सांसद उत्तर प्रदेश ने फिलहाल दिए हैं, उनमें भी जो है कहीं ना कहीं टूट हो सकती है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तो 48 सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं, जो कि बहुत घाटा इस बार देखने के लिए मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 13 सीटें गई हैं, तो एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं, शरद पवार के गुट को। तो वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली हैं, शिंदे के पास 7 सीटें गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पेच ये भी फंसता नजर आ रहा है अभिषेक की, जितने भी दल एनडीए गठबंधन में जुड़े हैं वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर की मांग कर रहे हैं, चाहे टीडीपी हो और नीतीश कुमार हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक दबाव पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो ऐसे में शुरू होती है जोड़ तोड़ की, जब राजनीति अक्सर होती है शबनम, तो प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू कर दिया जाता है, और नीतीश कुमार इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से तस्वीरें आई कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में बैठकर आए, तेजस्वी यादव पीछे बैठे थे, नीतीश कुमार आगे बैठे थे, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर हर कोई हैरान था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगल बगल बैठे थे, एक ही सीट पर बैठे थे। तो ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले नहीं है, मेरा अपना आकलन ऐसा है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से टूट फूट हुई, उसके बाद जो टूट फूट हुई थी एनसीपी में या फिर उद्धव ठाकरे में, तो वो जो एक संवेदना के आधार पर जो वोट दिया जाता है ना, प्रधानमंत्री ने जैसे उद्धव ठाकरे पर सीधे हमले किए, तो वहां सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया कि ये सीधा सीधा बाला साहेब ठाकरे पर जो है हमले किए गए हैं, और बाला साहेब ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वोट जो है अजीत पवार के पक्ष में ट्रांसफर नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे के पक्ष में भी ट्रांसफर नहीं हुआ, वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ ही रहा। तो देखना होगा दोनों दलों की बैठक है आज, इंडिया गठबंधन की भी और एनडीए की भी बैठक है, उनमें क्या कुछ होता है शबनम। इसी बीच खबर यह भी आई थी कि उद्धव ठाकरे भी एनडीए के साथ आ सकते हैं। तमाम तरीके की अभी अटकलें लग रही हैं। अब देखना यह होगा कि एनडीए की बैठक में क्या फैसला होता है, सरकार बनाने की रणनीति क्या तय होती है। इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगा शबनम, उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस बात में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आ सकते हैं, क्योंकि वो साथी रहे हैं, बीजेपी के साथी रहे हैं। और जब कोई आदमी अनजान होता है तो उससे बात करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब हम साथ रहे हैं और अब अलग हो गए तो उससे बात करना इतना मुश्किल नहीं होता। और उद्धव ठाकरे तो सत्ता में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भले कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो अब फिर से वो सत्ता से दूर हैं, उनका अलायंस जो है सत्ता के नजदीक नहीं जा रहा है, उनका अलायंस सत्ता नहीं बना रहा है। तो हो सकता है सत्ता का जो नशा है वो जो है नेताओं को खींच ही लेता है शबनम। कल को अगर उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ जाए तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अभी काफी उथल पुथल मची हुई है, तो बहुत सी नई खबरें इस वक्त सुनने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक कुछ देर में होने वाली है और इसी के साथ एनडीए की भी बड़ी बैठक होगी। तो जल्द ही कोई बड़ा नतीजा निकलकर सामने आ सकता है। तो हर पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।